नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष क्लास ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आज इस मनोविज्ञान विषय पर एक नया टॉपिक लिया है। दोस्तों, इसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों, हमने बाल विकास पूरा पढ़ लिया था और एक दो दिन में हम बाल विकास पर दोस्तों एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित करेंगे और कंप्लीट उसके ऊपर हम प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हमारा जो विषय है, ये विषय है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है दोस्तों। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, जो दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हम यूं कह सकते हैं किन्हीं दो व्यक्तियों में दोस्तों जो विभिन्नता होती है, उस विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। सबसे पहले दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जानते हैं। देखिएगा, संसार के कोई दो प्राणी एक जैसे नहीं होते और संसार के दो कोई प्राणी, या हम यूं कह सकते हैं किन्हीं दो प्राणियों में जो ये अंतर होता है, जो विभेद होता है, जो भिन्नता होती है, उसी भिन्नता को, उसी विभेद को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मनोविज्ञान की भाषा में व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। इस दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में याद रखिएगा, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है दोस्तों, इस व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय, देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता का एक है संप्रत्यय। यह सर्वप्रथम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ये संप्रत्यय हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो संप्रत्यय है दोस्तों, वो संप्रत्यय एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रांसिस गाल्टन। मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्रांसिस गाल्टन। सबसे पहले दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने प्रस्तुत किया था, यानी हम यूं कह सकते हैं फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किए। देखिएगा, इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, फ्रांसिस गाल्टन की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों हेरेडिटरी जीनियस। हेरेडिटरी जीनियस, ये इनकी पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले हम यूं कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का संप्रत्यय दिया था। व्यक्तिगत विभिन्नता का दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है दोस्तों, वो मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। मात्रात्मक या हम यूं कह सकते हैं संख्यात्मक होती है। मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक होती है। ना कि गुणात्मक होती है। गुणात्मक होती है। देखिएगा, तीन शब्द समझना है दोस्तों इसमें से आपको। जो पहला शब्द समझना है दोस्तों, वो पहला शब्द ये समझना है कि व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, हम यूं कह सकते हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो होती क्या है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो भिन्न होता है, इस भिन्नता को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते और एक जैसे नहीं होने का जो कारण है, वो कारण क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। इस व्यक्तिगत विभिन्नता का दोस्तों जो सबसे पहले संप्रत्यय दिया था, हम यूं कह सकते हैं सर्वप्रथम संप्रत्यय फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिनका नाम था हेरेडिटरी जीनियस। इस पुस्तक में इन्होंने इस संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। एक विद्यार्थी का क्वेश्चन आ रहा है, ये दिया कब था दोस्तों? ये जो संप्रत्यय था ये दिया था 1869 में। 1869 में फ्रांसिस गाल्टन ने इस संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था। और दोस्तों, ये फ्रांसिस गाल्टन वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। और इन्होंने ये संप्रत्यय 1869 में दिया था और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? हेरेडिटरी जीनियस है। अब देखिएगा दोस्तों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा यह भी समझिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है या मात्रात्मक या गुणात्मक होती है, ये मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, ये गुणात्मक नहीं होती है। आपको ये याद रखना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो भिन्न होता है, इस भिन्नता के हम यूं कह सकते हैं संख्या की दृष्टि से भिन्न होता है। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं मात्रा की दृष्टि से भिन्न होता है, गुणों की दृष्टि से भिन्न नहीं होता है। तो दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम पढ़ते हैं परिभाषा व्यक्तिगत विभिन्नता होती क्या है। अब देखिएगा, जो व्यक्तिगत विभिन्नता है दोस्तों, इस व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हम यूं कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें
जिसमें मात्रात्मक, या हम इसी का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं दोस्तों, संख्यात्मक, मात्रात्मक, या इसी का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, संख्यात्मक विभेद, मात्रात्मक या संख्यात्मक विभेद करने वाली भिन्नता को, विभेद करने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते किसे हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें मात्रात्मक या संख्यात्मक विभिन्नता का विभेद किया जाता है, या विभेद करने का अध्ययन किया जाता है, या विभेद करने की जो भिन्नता होती है उस भिन्नता को हम क्या कहते हैं, उस भिन्नता को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता की जो परिभाषाएं हैं वो कुल 2 परिभाषा आपको याद रखनी है। एक परिभाषा दोस्तों जिसका नाम है B.F. स्किनर, एक परिभाषा किसने दी है, B.F. स्किनर ने दी है। B.F. स्किनर ने कहा मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू, यानी जिसका मापन कर सकते हैं, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, या इसे व्यक्तिगत विभिन्नता का एक पार्ट मानते हैं। और दोस्तों इसी को परिभाषित किसने किया, एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है टाइलर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसकी, B.F. स्किनर की। यानी हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में B.F. स्किनर की परिभाषा कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू, यानी वह पहलू जिसका क्या किया जा सकता है, मापन, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू, या हम यूं कह सकते हैं प्रत्येक पक्ष या प्रत्येक पहलू या पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है, व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है, व्यक्तिगत भिन्नता का या व्यक्तिगत विभिन्नता का क्या है, अंश है। एक तो परिभाषा है दोस्तों किसकी, B.F. स्किनर की, और B.F. स्किनर की यह सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है। दूसरी दोस्तों जो परिभाषा है वो परिभाषा एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है टाइलर, एक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों जिसका नाम क्या है, टाइलर। टाइलर की दोस्तों जो परिभाषा है वो टाइलर की परिभाषा यह है कि शरीर के रूप रंग में, या हम यूं कह सकते हैं शारीरिक दृष्टि से, या फिर शरीर के रंग, रूप, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि में जो भिन्नता है, या आदि की भिन्नता को दोस्तों हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, टाइलर की, और एक परिभाषा किसकी है, B.F. स्किनर की। तो दोस्तों इसमें आपको ये 2 परिभाषा याद रखनी है। देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न आता है दोस्तों कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो होती क्या है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान की एक वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम यूं कह सकते हैं संख्यात्मक और मात्रात्मक दृष्टि से विभेद करने का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। दूसरा, B.F. स्किनर, इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी हम माप सकते हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता का एक अंश है, उसकी दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण होता है। इसके अलावा दोस्तों जो टाइलर की है वो टाइलर की है कि शारीरिक रूप से, या शरीर के रंग, रूप, आकार, हम यूं कह सकते हैं विस्तार, उपलब्धि, रुचि, इनके आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है उस भिन्नता को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब देखिएगा, एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, मात्रात्मक या गुणात्मक क्या है। दोस्तों मात्रात्मक या संख्यात्मक के दृष्टि से हम यूं कह सकते हैं निश्चित जिनका क्राइटेरिया होता है कि इसके अंदर ये गुण है, या इसके अंदर हम यूं कह सकते हैं शारीरिक रूप से, हम यूं कह सकते हैं मानसिक रूप से, अभिरुचि की दृष्टि से जिनकी निश्चित संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक। और जिनकी मात्रा होती है, मात्रा या संख्या एक होती है, और जिनमें गुण सम्मिलित रहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। जिसको मापा जा सकता है मात्रात्मक, जिसका मापन संभव नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, गुणात्मक कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कितने होते हैं।
या हम यूं कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता संसार के सभी प्राणियों में कुल किस रूप में पाई जाती है। एक बार इस रूप को भी देखते हैं। अब देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों संसार में इस रूप में पाई जाती है। ये संभाविता वक्र है व्यक्तिगत विभिन्नता का, और ये संभाविता वक्र है दोस्तों, वो इस प्रकार का है संभाविता वक्र, यानी इस रूप में आपको व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। ये संभाविता वक्र है दोस्तों किसका, व्यक्तिगत विभिन्नता का। ये जो संभाविता वक्र है इसमें दोस्तों बुद्धि लब्धि के आधार पर दोस्तों या शारीरिक और मानसिक के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार का है, देखिएगा इस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता का दोस्तों निर्धारण किया जाता है। किसी भी जनसंख्या में व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी होगी इसके आधार पर ये है। देखिएगा इसका जो दोस्तों हम नाम देते हैं, ये नाम देते हैं सामान्य। सामान्य लोग अधिकांश इसी ग्रुप में आते हैं। इसके यदि प्लस में जाए या इसके यदि माइनस में जाए तो दोस्तों ये हम यूं कह सकते हैं कि यहां पर जो प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा लोगों में वो 50% मिलेगा। इसके अलावा इधर जो प्रतिशत मिलेगा वो 16% मिलेगा, इधर 16% मिलेगा, इधर आपको 7% और इधर भी आपको कितना प्रतिशत, 7%, और ये आपको 2%, और इस प्रकार का आपको मिलेगा। इधर भी आपको कितना मिलेगा, 2%। इसके प्लस में जाओ या उधर हमने प्लस ले लिया, उधर हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। इसका हम नाम दे सकते हैं दोस्तों सामान्य। क्या नाम दे सकते हैं, सामान्य। और इसका हम नाम दे सकते हैं दोस्तों सामान्य से उच्च, सामान्य से उच्च। और इसका हम नाम क्या दे सकते हैं दोस्तों, इसका हम नाम दे सकते हैं प्रखर, और इसका हम नाम क्या देते हैं, प्रतिभाशाली। ये मानसिक दृष्टि के आधार पर और शारीरिक दृष्टि के आधार पर दोस्तों व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विभिन्नता का एक सामान्यता संभाविता वक्र है। और इधर चलते हैं तो दोस्तों हम यूं नाम दे सकते हैं कि सामान्य से निम्न, सामान्य से निम्न, सामान्य से निम्न। और इधर हम यूं दे सकते हैं दोस्तों जो प्रखर होगा उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, मंद। और इधर क्या होगा दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं जड़, मंद जड़। ये दोस्तों जो है इसको हम कहते हैं संभाविता वक्र, संभाविता वक्र। ये संभाविता वक्र है व्यक्तिगत विभिन्नता का। और देखिएगा ये संभाविता वक्र दोस्तों प्रदर्शित क्या करता है, देखिएगा दोस्तों जो ये संभाविता वक्र है, ये संभाविता वक्र प्रदर्शित क्या करता है कि संसार के 50% विद्यार्थी, 50% लोग मानसिक या शारीरिक दृष्टि से एक जैसे होते हैं, लेकिन 16% लोग सामान्य से निम्न यानी एक श्रेणी में आते हैं। और जो 7% होते हैं वो कैसे होते हैं, मंद। और 2% होते हैं वो कैसे होते हैं, जड़। इसके अलावा दोस्तों दूसरी तरफ ले तो सामान्य से उच्च कितने हो जाएंगे, 16। जितने सामान्य से निम्न उतने सामान्य से उच्च, और जितने मंद उतने ही क्या होंगे, प्रखर होंगे, और जितने प्रतिभाशाली उतने ही क्या होते हैं, मंद होते हैं। ये सामान्यता या संभाविता वक्र है। एक विद्यार्थी का क्वेश्चन आ रहा है कि जो संप्रत्यय होता है वो संप्रत्यय क्या होता है। देखिएगा कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, संप्रत्यय कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का कंसेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, 1869 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। अब देखिएगा दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अब आगे पढ़ते हैं। देखिएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के दोस्तों जो रूप आपको देखने को मिलेंगे वो 2 रूप देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख रूप, व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप। और दोस्तों जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आपको जो रूप देखने को मिलेंगे वो रूप कुल कितने होते हैं, 2 रूप होते हैं। हम यूं कह सकते हैं एक व्यक्तिगत विभिन्नता का रूप होता है अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता, अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता, अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता, अंत्य व्यक्तिगत विभिन्नता।
और जो दोस्तों दूसरा रूप आपको देखने को मिलेगा उसका हम नाम क्या दे सकते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। एक तो आपको मिलेगा अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और दूसरा आपको क्या मिलेगा, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता या अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, इसका भिन्नता भी कह सकते हैं और विभिन्नता भी कह सकते हैं। देखिएगा इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि संसार में जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इस व्यक्तिगत विभिन्नता का रूप क्या होता है, या हम इस व्यक्तिगत विभिन्नता का स्वरूप क्या होता है, इसको हम दो दृष्टि से पढ़ते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से। देखिएगा अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ यह होता है दोस्तों कि जब हम एक ही व्यक्ति की तुलना करें, इस एक ही व्यक्ति के पास में अनेक रूप होते हैं। हम यूं कह सकते हैं ये एक प्राणी है या एक बालक है, इस बालक के पास में दोस्तों क्या है, शारीरिक गुण, इस बालक के पास में क्या है, मानसिक गुण, मानसिक गुण, या हम यूं कह सकते हैं इस बालक के पास में क्या है, देखो क्रियात्मक गुण, इस बालक के पास में क्या है दोस्तों, बुद्धि, बुद्धि। हम यूं कह सकते हैं इस बालक के पास में क्या है, हम यूं कह सकते हैं अभिरुचि, अभिरुचि। इस बालक के पास में क्या है, समता, समता। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं इस बालक के पास में और क्या गुण हो सकते हैं, इस बालक के पास में हम यूं कह सकते हैं दोस्तों अनेक प्रकार की अवस्थाएं होती है, यानी इसकी शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, अनेक प्रकार की इसकी क्या होती है, अवस्थाएं होती है। इसके अलावा इसके जीवन मूल्य अलग है, इसके पास में जीवन मूल्य अलग है, जीवन मूल्य। इसके पास में क्या है, अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा है। यदि दोस्तों इनको आप समझो तो देखिएगा ये एक व्यक्ति के पास में जितने भी गुण होते हैं, कोई भी दो गुण आपस में नहीं मिलते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं ये इस व्यक्ति के पास में जितने भी गुण हैं, जैसे अभिप्रेरणा, जैसे व्यक्ति जीवन मूल्य, जैसे क्या हो गई विभिन्न अवस्थाएं, जैसे इस व्यक्ति के पास में क्या है, समता, इसके पास में क्या है, रुचि, इसके पास में क्या है, बुद्धि, क्रियात्मक रूप, और इसके अलावा मानसिक रूप हो गया, इसका कौन सा रूप हो गया, सामाजिक रूप हो गया या शारीरिक रूप हो गया। देखिएगा इस व्यक्ति के कोई भी दो गुण आपस में नहीं मिलते हैं, सब गुण क्या है, अलग अलग है। एक व्यक्ति के अंदर ही इतनी ज्यादा व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, और व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले गुण जब एक जैसे नहीं होते, उनमें जब भिन्नता देखने को मिलती है व्यक्ति के अंदर ही, तो उस व्यक्तिगत विभिन्नता को हम क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं या अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। देखिएगा जीवन मूल्य क्या होते हैं, एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है दोस्तों, जो त्याग, परोपकार, बलिदान, ये जो हमारा मूल्य है, जीवन जीने के मूल्य होते हैं, उनको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत मूल्य कहते हैं। यानी देखिएगा एक बालक किसी भी दृष्टि से अपने अंदर पाए जाने वाले सभी गुणों की दृष्टि से समान नहीं होता। यदि इसके पास में जितनी बुद्धि है उतनी उसके पास में क्षमता नहीं है, और जैसी क्षमता है वैसी अभिरुचि नहीं है, और उसी प्रकार की अवस्थाएं, जीवन मूल्य, अभिप्रेरणा, ये आपस में कोई भी दो तत्व प्राणी के अपने आप से ही नहीं मिल रहे हैं, और ये जब अपने अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, उस व्यक्तिगत विभिन्नता को हम क्या कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है कि जो बुद्धि का विभाजन है वो इसी प्रतिशत वक्र, देखिएगा बुद्धि का संभाविता वक्र और व्यक्तिगत विभिन्नता का जो संभाविता वक्र है वो एक प्रकार से होता है, और उसी के आधार पर दोस्तों बुद्धि लब्धि या मानसिक दृष्टि से बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण भी इसी आधार पर होता है, और व्यक्तिगत विभिन्नता का संभाविता वक्र भी इसी आधार पर तय होता है। अब देखिएगा अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है दोस्तों, हम अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत यूं ले सकते हैं कि ये कोई भी दो बालक है, कोई भी दो बालक है। अब देखिएगा इन दोनों बालकों के पास में अलग अलग गुण है, हम यूं कह सकते हैं इन दोनों बालकों के पास में गुण क्या क्या है। देखिएगा इन दोनों बालकों की बुद्धि समान नहीं है, इन दोनों बालकों की रुचियां समान नहीं है, इन दोनों बालकों की क्षमता समान नहीं है। हम यूं कह सकते हैं इन दोनों के पास में समान प्रकार से, समान रूप से क्या नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है, इनका मानसिक विकास समान रूप से नहीं हुआ है, इनका शारीरिक विकास समान रूप से नहीं है, इनकी अवस्थाओं में कोई समानता नहीं होती है, अवस्थाओं में कोई समानता नहीं है। इस प्रकार के दोस्तों हजारों स्टेप्स लिखे जा सकते हैं, हजारों गुण लिखे जा सकते हैं। जब कोई भी दो व्यक्ति किसी भी दृष्टि से एक समान नहीं होता, जब दो व्यक्तियों में आपस में भिन्नता पाई जाती है,
दो व्यक्तियों में आपस में जो भिन्नता पाई जाती है उस भिन्नता को हम क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। और देखिएगा, व्यक्ति के अंदर ही जब विभिन्न प्रकार की भिन्नता पाई जाती है उसे अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए ये दोनों आपको समझ में आए या नहीं आए। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? कमेंट करके जल्दी से बताइए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर बताइए। एक विद्यार्थी का प्रश्न आया, सर दोबारा बताओ। देखिएगा, अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? हम यूं कह सकते हैं, व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं ये व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले गुण हैं, यह व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले कारक या तत्व है। व्यक्ति के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं वो गुण, कोई भी दो गुण एक जैसे नहीं होते। जैसे देखिएगा, ये व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले गुण हैं, कोई भी दो गुण इस व्यक्ति के अंदर एक समान रूप में नहीं होंगे। जब एक व्यक्ति के अंदर अपने अंदर ही व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है कि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से अलग है और मानसिक रूप से अलग है, उसको क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अपने अंदर ही जब व्यक्तिगत विभिन्नता होती है तो उसको क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, जब दो प्राणियों में, हम यूं कह सकते हैं, कोई भी दो प्राणी किसी भी दृष्टि से एक जैसे नहीं होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के दोस्तों जो रूप होते हैं वो दो रूप होते हैं। एक तो प्राणी अपने आप से ही व्यक्तिगत विभिन्न होता है, व्यक्तिगत भिन्न होता है, एक दूसरों से व्यक्तिगत भिन्न होता है, इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है? अब देखिएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र, व्यक्तिगत भिन्नता के क्षेत्र या व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र। देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र क्या है? इस क्षेत्र का दोस्तों हम यूं कह सकते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। इतनी दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जा सकती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के दोस्तों जो क्षेत्र है हम यूं कह सकते हैं, प्रमुख रूप से तीन क्षेत्र माने जाते हैं। एक जो क्षेत्र है दोस्तों, इस क्षेत्र का नाम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। यानी संज्ञानात्मक दृष्टि से बालकों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? देखिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र में हम यूं कह सकते हैं, बालक की बुद्धि, इसके अलावा अभिक्षमता, सृजनात्मकता, शैक्षिक जो बुद्धि लब्धि आती है, ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र किसका है? संज्ञानात्मक क्षेत्र है। जैसे बौद्धिक संबंधित, देखिएगा, जैसे बुद्धि की दृष्टि से कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते। चिंतन, इसके अलावा शैक्षिक उपलब्धि, शैक्षिक दृष्टि से या शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से, इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं सृजनात्मकता की दृष्टि से, ये जो भिन्नता पाई जाती है, इस भिन्नता का जो ये क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र है। देखिएगा, कोई भी दो बालक बुद्धि की दृष्टि से एक जैसे नहीं होते हैं। इसके अलावा कोई भी दो बालक चिंतन की दृष्टि से एक जैसे नहीं होते हैं। सभी प्राणियों का चिंतन अलग अलग रूप में होता है, तो ये चिंतन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई, बुद्धि की दृष्टि से हो गई। शैक्षिक उपलब्धि किन्हीं दो बालकों की एक जैसी नहीं होती है, तो ये शैक्षिक उपलब्धि हो गई। इसके अलावा सृजनात्मकता सब बालकों में अलग अलग रूप में होती है, अलग अलग क्षेत्र के रूप में होती है। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का, ये जो क्षेत्र क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं, दूसरा जो व्यक्तिगत विभिन्नता का दोस्तों जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र का हम नाम दे सकते हैं, कौन सा क्षेत्र? भावात्मक क्षेत्र। हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, भावात्मक क्षेत्र। भावात्मक क्षेत्र, देखिएगा, भावात्मक क्षेत्र में क्या? जो भी भावना से जुड़े हुए रहते हैं, हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, जैसे देखिएगा, वर्ती, किन्हीं भी दो व्यक्तियों का नजरिया एक जैसा नहीं होता है। वर्ती, हम यूं कह सकते हैं समता, अभिसमता, अभिवर्ती, हम यूं कह सकते हैं अभिरुचि, अभिरुचि। देखिएगा, ये किससे जुड़ा हुआ होता है? भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। और भावनात्मक क्षेत्र की दृष्टि से कोई भी दो व्यक्तियों में एक जैसे एक प्रकार के गुण नहीं होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जीवन मूल्य है, ये भावना का ही है, जीवन मूल्य। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं संवेग, संवेग। इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं अभिप्रेरणा,
अभिप्रेरणा, इनकी दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जो तीसरा क्षेत्र है दोस्तों, हम यूं कह सकते हैं क्रियात्मक क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र का नाम क्या दे सकते हैं? क्रियात्मक क्षेत्र। क्रियात्मक क्षेत्र, देखिएगा क्रियात्मक क्षेत्र क्या है? क्रियात्मक क्षेत्र में हम यूं कह सकते हैं शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया। क्रियात्मक क्षेत्र में पहला हो गया शारीरिक क्रिया। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं शारीरिक सहन शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति, सहन शक्ति। इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं मांसपेशियां, मांसपेशियां। अब देखिएगा दोस्तों, कुल कितने क्षेत्र हो गए? कुल 3 क्षेत्र हो गए। ये 3 क्षेत्रों के आधार पर किन्हीं 2 प्राणियों में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अब देखिएगा एक बार आप दोस्तों इसको ध्यान से वापस शुरू से समझिएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता, सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझ में आना जरूरी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र का इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि व्यक्तिगत विभिन्नता किस दृष्टि से होती है, या व्यक्तिगत विभिन्न एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किन किन पहलुओं की दृष्टि से होता है। देखिएगा एक विद्यार्थी का प्रश्न भी आ रहा है कि व्यक्तिगत प्रकार और क्षेत्र में अंतर क्या है। ये इसी टॉपिक पर दोस्तों बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का जो क्षेत्र है कि किन आधार पर 2 प्राणी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो जिन आधार पर प्राणी एक दूसरे पर आधार अलग रहते हैं, जो आधार है उस आधार को हम क्षेत्र कहते हैं, और जिस प्रकार से होते हैं उनको हम रूप कहते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के हमने 2 रूप देखे क्षेत्र में कि एक प्राणी दूसरे प्राणी, इन 3 क्षेत्रों के आधार पर क्या रहते हैं? अलग अलग रहता है। और ये 3 क्षेत्र, पहला जो क्षेत्र है संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, और तीसरा जो क्षेत्र है वो क्या है? क्रियात्मक। कि संज्ञानात्मक दृष्टि से कोई भी संसार के 2 प्राणी एक जैसे नहीं होते। संज्ञानात्मक क्षेत्र में वो सारे आ जाते हैं जिनका संबंध मस्तिष्क से होता है, जिसका संबंध ज्ञानात्मकता से होता है, या जिसका संबंध संज्ञानात्मकता से होता है। देखिएगा जैसे बुद्धि, चिंतन, शैक्षिक उपलब्धि और सृजनात्मकता, इन सब में से, या हम यूं कह सकते हैं इन सब में किन्हीं भी 2 बालकों की एक जैसे क्या नहीं होती है? संज्ञानात्मक क्षमता नहीं होती है। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा है, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत में कुल कितने प्रेरक बताए? देखिएगा अब अब्राहम मैस्लो ने दोस्तों जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत में जो कुल प्रेरक बताए वो कुल 3 प्रेरक बताए हैं। ये दोस्तों पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देखिएगा अभिप्रेरणा में। और कई विद्यार्थियों के दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल उनके कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे। तो एक बार दोस्तों आप पिछले वाले जितने भी वीडियो है एक बार आप उनको देखिएगा। उनमें ये जो आपको अब जो आपको समस्या आ रही है ये मैंने उनका वहां पर निदान कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा क्षेत्र है, इस दूसरे क्षेत्र का नाम क्या है? भावात्मक क्षेत्र, यानी वृत्ति, क्षमता, रुचि, जीवन मूल्य, संवेग और अभिप्रेरणा, इनके आधार पर जो व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र क्या कहलाता है? भावात्मक क्षेत्र कहलाता है। क्रियात्मक क्षेत्र में कोई भी 2 प्राणी की शारीरिक क्रिया एक जैसी नहीं होती है, शारीरिक सहन शक्ति एक जैसी नहीं होती है, और मांसपेशियों की जो शक्ति होती है और जो क्षमता होती है वो भी क्या नहीं होती है? एक जैसी नहीं होती। अब दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे देखिएगा कमेंट में आ रहा है दोस्तों कल क्लास नहीं हुई थी, वो लाइव प्रोग्राम की वजह से क्लास डिस्पेंस हो गई थी और ये आज पढ़ा है दोस्तों। आज भी दोस्तों हम इस क्लास में आज इतना ही पढ़ पाएंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता का जो दोस्तों टॉपिक है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। आज मैंने जो पढ़ाया एक बार आप इसको फिर पढ़िएगा। कल मैं मनोविज्ञान की दोस्तों 1 घंटे से ज़्यादा क्लास लूंगा और उस क्लास में आपको कंप्लीट व्यक्तिगत विभिन्नता समझा दूंगा। तो आप एक बार इसमें केवल और केवल व्यक्तिगत विभिन्नता की 2 परिभाषा याद कीजिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के 2 प्रकार और व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र। इसमें से प्रश्न किस प्रकार से आएंगे? वो आते हैं दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं और किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है, इसके बारे में दोस्तों हम कल चर्चा करेंगे।
एक विद्यार्थी का आ रहा वर्ती क्या होती है, अभिवर्ती। वर्ती का अर्थ होता है दोस्तों दृष्टिकोण या नजरिया। आपके सोचने की जो वर्ती होती है, आपके सोचने का जो दृष्टिकोण होता है, उसको मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, वर्ती कहते हैं। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो क्लास का टाइमिंग है, और आज शाम को जैसे 8 बजे के बाद में यूट्यूब चैनल का जो उत्कर्ष चैनल है, वो उस उत्कर्ष चैनल आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी दोस्तों कि कल कितने बजे क्लास होगी उसके बारे में। तो दोस्तों धन्यवाद, कल हम मिलते हैं। और कल दोस्तों मैं 1 घंटे से ज्यादा लूंगा मनोविज्ञान की कक्षा, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। इसके बाद में जो सृजनात्मकता है, जो व्यक्तित्व है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Utkarsh Classes Jodhpur app from the Play Store for more PDF materials, online classroom programs and attractive combos.